100% इडियोसिटी पे बिकता है कॉम्प्लॉट, ना कोई शक्ति है ना उसमें कोई टॉनिक है। और ये सारे के सारे बेकार के हेल्थ टॉनिक खा खा के हर साल 1000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान से हम बाहर भेज रहे हैं। 4,500-5 हजार करोड़ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल की वो सारी दवाएं खा के बेच रहे हैं जो दवाएं जहर हैं, और ऊपर से 1000 करोड़ रुपया ये हेल्थ टॉनिक्स खा के बेच रहे हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमको लूटा करती थी, उससे कई हजार गुनी ज्यादा लूट इस समय चल रही है। यही है ग्लोबलाइजेशन, यही है लिबरलाइजेशन। और ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन बहुत खूबसूरत तरीके से पहले भी चल चुका है। ऐसा नहीं है कि ये देश में पहली बार चल रहा है, अंग्रेजों ने यही चलाया था। आपको शायद आश्चर्य होगा ये जान के कि ये फ्री ट्रेड शब्द इस देश के लिए नया नहीं है। फ्री ट्रेड शब्द इस देश में सन 1813 से चलता रहा है। 1813 में हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन में डिबेट चल रही है, और वो डिबेट क्या है कि हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड करना है। तो एक एमपी को एक दूसरा एमपी सवाल पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड। तो विल्बरफोर्स नाम का एक एमपी है जो बड़ा भारी एमपी माना जाता है उस जमाने में, जिसको फादर ऑफ द विक्टोरियन पीपुल भी कहते हैं। तो विल्बरफोर्स जवाब दे रहा हाउस ऑफ कॉमन्स में सन 1813 में कि फ्री ट्रेड का माने ब्रिटिश गुड्स का हिंदुस्तान के पूरे मार्केट में भर जाना। फ्री ट्रेड का माने इंडियन कंपनीज का ब्रिटेन की कंपनियों का सबजुगेटेड हो जाना। फ्री ट्रेड का माने इंडिया का कोई भी माल ब्रिटेन के बाजार में नहीं बिकना, ब्रिटेन का सारा माल हिंदुस्तान के बाजार में बिकना। फ्री ट्रेड का माने हिंदुस्तान का सारा रॉ मटेरियल कच्चा माल ब्रिटेन में आए तो मुफ्त में आए, और उसी से पक्का माल बनकर जाए हिंदुस्तान में बिके, और उसका मुनाफा ब्रिटेन में आए। ये फ्री ट्रेड। ये डेफिनेशंस हैं फ्री ट्रेड की ब्रिटिशर्स लोगों की, और उन्हीं डेफिनेशंस के आधार पे उन्होंने हिंदुस्तान में काम किए हैं। क्या क्या काम किए हैं? हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड चलाया अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए। और 1813 में तो कंपनी सरकार यहां चलती थी, तो उसकी मदद से उन्होंने चलाया। हाउस ऑफ कॉमन्स की जो डिबेट्स मेरे पास हैं, जो ब्रिटेन के दस्तावेज मेरे पास हैं, उन पर से जो बात समझ में आ रही है वो ये कि उस जमाने में ब्रिटेन की सरकार का 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कोलैप्स कराना है किसी भी तरीके से। तो उसके लिए क्या क्या किया है उन्होंने? 1813 की डिबेट के बाद कुछ फैसले हुए हैं, जिन फैसलों के आधार पर इस देश में टैक्सेशन का सिस्टम अंग्रेजों ने डेवलप किया। सबसे पहला टैक्स इस देश में सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट टैक्स लगाया। क्यों? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसकी जो डिबेट चल रही है कि हिंदुस्तान में हमको एक्साइज लगाना है। क्यों लगाना है? ताकि इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ब्रिटिश कंपनियों के सामने खड़े नहीं हो सके, क्योंकि ब्रिटेन की कंपनियों का माल टैक्स फ्री। हिंदुस्तान में ब्रिटेन का जितना माल आता था उस पर एक भी पैसे का टैक्स नहीं था, और हिंदुस्तान की कंपनियां जो माल बनाएंगी उस पर टैक्स लगाओ तो हिंदुस्तानी माल महंगा होगा, ब्रिटिश माल सस्ता होगा। यह फ्री ट्रेड के तहत किया गया। दूसरा, फिर हर एक बिजनेसमैन, हर इंडस्ट्रियलिस्ट पे अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लगाया। और अंग्रेजों ने कितना इनकम टैक्स लगाया? पहले ही बार में 97% इनकम टैक्स इस देश पे लगाया अंग्रेजों। ये 1844 की बात कर रहा हूं मैं, आज की बात नहीं कर रहा। सेंट्रल एक्साइज लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया, फिर लोकल टैक्सेस लगा दिए, सेल्स टैक्स लगा दिए, म्युनिसिपैलिटी के टैक्सेस लगा दिए। ऑक्ट्रॉय अंग्रेजों ने इस देश में शुरू किया। ये आजकल टोल नाका देते हैं ना, ये अंग्रेजों का शुरू किया हुआ, आपका नहीं। जितने टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है ये सब अंग्रेजों का बना हुआ। और क्यों बना रहे हैं अंग्रेज? ताकि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को खत्म किया जाए। और वो कितना टैक्स लगा दिया है? 1844 की डिबेट पे से एक दिन मैंने एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन किया कि अगर 100 रुपए की आमदनी है तो टोटल टैक्स कितना? तो 127-130 रुपए का। और आज आप देख लीजिए आज क्या है, इससे कोई बहुत भिन्न परिस्थिति नहीं है। इस देश में आजादी के कई साल बाद तक 97% इनकम टैक्स लगता रहा। अंग्रेजों ने चालू किया था। क्यों चालू किया था? ताकि आपको बर्बाद कर सकें। और एक बार डिबेट चली ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि जो इनकम टैक्स एक्ट बनाया उन्होंने सबसे पहला, तो कई एमपीज कह रहे थे कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पढ़ने में नहीं आता। तो एक दूसरा एमपी जवाब दे रहा है कि जानबूझ के इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया।
ताकि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी पढ़ नहीं सके। और अगर पढ़ नहीं सकेगा तो क्या करेगा? बार बार इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे ही पास आएगा। और आज भी आप देख लीजिए, हिंदुस्तान का इनकम टैक्स एक्ट दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड कानूनों में से एक है। और मेरे शहर में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 40-40 साल की जिनकी प्रैक्टिस है इनकम टैक्स की, ऐसे एक वकील ने मुझको कहा कि राजीव, सच्चाई से मैं तुमको बताऊं कि 40 साल की प्रैक्टिस के बाद भी मैं समझ नहीं पाया ये इनकम टैक्स एक्ट है क्या। और वो बहुत ईमानदारी से कहते हैं मुझको कि जब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं तो पहली लाइन जब मैं पढ़ता हूं और अंतिम लाइन जब मैं पढ़ता हूं तो भूल जाता हूं कि पहली लाइन क्या थी, रिकॉल ही नहीं कर पाता। जानबूझ के इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया ताकि आप समझ ना सकें और आपको बर्बाद किया जाए। तो वो फ्री ट्रेड के नाम पर किया गया और वही फ्री ट्रेड आज चल रहा है। आज क्या किया जा रहा है? बाहर से आने वाले इंपोर्टेड माल पर सारी ड्यूटीज खत्म की गई और इंडियन कंपनियों को उसी टैक्स के नेट में फंसा के रखा है। तो आपको तो बाहर नहीं होने दे रहे हैं और बाहर से आने वाली कंपनियों के लिए सारे दरवाजे खुले। कई कई कंपनियों को तो 10-10 साल के टैक्स हॉलिडे, 10-10 साल के लिए टैक्स हॉलिडे, और आपके ऊपर टैक्स के डिपार्टमेंट खड़े रहते हैं छाती पर सवार। तो आप तो खत्म होने ही जा रहे हैं। ऐसे ही खत्म किया था ब्रिटिशर्स ने इस देश को। 1844 में जो टैक्सेशन का सिस्टम आया इस देश में, उसके नतीजे क्या निकले? 1890 तक आते आते पूरी इंडियन इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई थी, कुछ नहीं बचा था इस देश में। वो फ्री ट्रेड का नतीजा वो निकला। और आज भी ये जो फ्री ट्रेड चल रहा है वो उसी लाइन पे चल रहा है, उससे अलग कुछ नहीं चल रहा। आप इसको मानते हैं कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी है अंग्रेजों के जमाने की, इसमें नयापन कुछ भी नहीं। ये कॉलोनाइजेशन के लिए आई थी, वही कॉलोनाइजेशन अब इस देश में फिर से उनको लाना। और ये ऐसे ही अगर चलेगा तो आप सोचिए इस देश का भविष्य क्या होने जा रहा है।